मसला ये है कि हमको सिर्फ और सिर्फ एक खेल दिखाई देता है, वो है क्रिकेट और क्रिकेटर्स। वहां पर अगर भारत से हार जाए तो रो देते हैं और भारत को हरा दे तो सब भूल जाते हैं। और हीरो वो है जो स्नूकर के लिए आगे बढ़ा, क्यूविस्ट है, और वो देखिए तो सही क्या करके लाए पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तानी स्नूकर प्लेयर्स दियारे गैर गए, मुल्क का नाम रोशन किया। मैं तो कहता हूँ आज से नारा लगा दे, हमारा कौमी खेल ही स्नूकर है। काम तो ये ऐसे ही करके आए। कतर का दारुल हुकूमत दोहा, यहाँ एशियन टीम स्नूकर चैंपियनशिप का फाइनल था। पाकिस्तान से बाबर मसी और जुल्फ़िकार कादिर पर मुश्तमिल टीम थी। भारत के क्यूविस्ट मुकाबले पर थे। पहले 2 फ्रेम्स में पाकिस्तानी छाए रहे, उम्दा खेल पेश किया और अपने नाम किए ये सब कुछ ना। फिर तीसरा फ्रेम भारतीय टीम के नाम रहा था। चौथा फ्रेम आया, ग्रीन टीम ने एक बार फिर कमाल दिखाया। एशियन स्नूकर चैंपियनशिप का टाइटल 3-2 से जीता। कितना बड़ा इन्होंने ये अचीवमेंट है इनकी। लोगों का इस पे क्या रिएक्शन है, होना क्या चाहिए, ये सब कुछ आज बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोई भी हीरो अपनी महारत तक ऐसे ही नहीं पहुंचता, बड़ी मेहनत से पहुंचता है। स्नूकर प्लेयर क्यूविस्ट हमारे साथ है, बाबर मसी हमारे साथ है। वेलकम टू नया दिन, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आप हमारे साथ हैं और ये एक बड़ा कारनामा है वाकई आपका। साथ में आपकी फैमिली भी है ना, भाभी भी साथ में, अम्मा जी भी साथ में। लेकिन मैं तो पहले हीरो से बात करूंगी ना। आप बताइए पहले, आपका पूरा इवेंट कैसा रहा? पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान का नाम रोशन करने के बाद में अब कैसी फीलिंग है आपकी? माशाल्लाह से जी, माशाल्लाह से बहुत अच्छा इवेंट रहा है। हम पूरे जोश जज्बे से गए थे खेलने के लिए और हमें पूरा उम्मीद थी कि हम अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। बहुत सारी टीमें थी, तकरीबन 8-10 टीमें थी जो बहुत अच्छी टीमें थी। और फाइनल हमारा इंडिया के साथ था। हमने 2-0 पहले लीड किया, फिर 2-2 हो गया। 2-2 के बाद जब फाइनल फ्रेम आया तो मैंने 60+ का ब्रेक किया, जिससे मैंने उसको बाहर निकाल दिया और फाइनल अपने नाम किया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। ज़बरदस्त। और हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है। आपके साथ तो 2 ख़वातीन, यू नो, बेगम भी है और वालिदा भी हैं। तो पहले वालिदा की तरफ आएंगे। माजी, वैसे तो हम ये देखते हैं कि बच्चा अगर स्नूकर की तरफ जाए तो कहते हैं ये किस काम में लग गए हो, कोई नहीं स्नूकर खेलने जाना, लेकिन स्नूकर के जरिए देखें नाम रोशन किया है, भारत को पिछाड़ा है। बोलो। मैं अपने बाबर को बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मेरा पुत्र जीत के आया बाबर से। क्या बात है, क्या बात है। बाबर की ज़बरदस्त मुबारक हो आपको भी। और अब आपकी हम अहलिया की तरफ जाते हैं और उनसे बात करते हैं। आप भाभी बताएं, ये कितने घंटों तक प्रैक्टिस करते हैं, पहले ये बताया आप। ये तो सारी रात और सारा दिन भी लगे रहते थे। आपको टाइम नहीं देते? टाइम देते थे लेकिन कम बहुत देते थे। और अब तो कोई शिकवा नहीं है, इतना अच्छी इतनी बड़ी कामयाबी लेकर आए हैं। मुझे शुरू से बाबर से कोई शिकवा नहीं था, क्योंकि उसकी गेम ही ऐसी। मुझे उससे कोई शिकवा नहीं, कोई शिकवा नहीं है। जबरदस्त। अच्छा बाबर, जब हम कुछ विजुअल्स देख रहे थे, हार पहनाया जा रहा है आपको, ट्रॉफीज आपके हाथ में, तो ये वाकई हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि इतना अच्छा इस्तकबाल आपको दिया गया। तो ये क्या फेडरेशन की तरफ से दिया गया था, कोई पहुंचा था वहां पर? जी नहीं, ये बिल्कुल, ये मेरे पिंडी में मेरा इस्तकबाल हुआ था और पिंडी में माशाल्लाह से मेरे बहुत ज़्यादा फ़ैन भी और बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट भी करते हैं। मैं जब पिंडी में आया था तो बहुत अच्छा वेलकम हुआ था। कराची में मेरा वेलकम नहीं हुआ क्योंकि कोई भी नहीं आया। कोई नामी शख्स जैसे वज़ीर आज़म हो गया और भी प्राइवेट जितने भी हो गए, बहुत बड़े बड़े नाम है, मगर कोई भी हमें मुबारकबाद तक देने नहीं आया। तो ये तो हमारे कब से ऐसे ही चाह रहे हैं। हम जब भी जाते हैं जीत के आते हैं, मगर आगे आके हमें ऐसे ही जो है ना फीलिंग जो होती है ना इंसान को, एक जीत के आए हैं कि हमें बहुत सारी मुबारकबादें मिलेगी, बहुत सारा हमारे लिए होगा, मगर आज जब आते हैं तो आगे आके बस सामने ऐसे ही करना पड़ता है हर बार। मैं भाभी से बात करना चाहूँगी। ये खेलने जाएं स्नूकर और ये जीत कर आए, बहुत अच्छे जज्बात होते हैं, लेकिन फिर ये आके आपसे बाबर अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं थोड़ी सी, या आपको वो तसल्ली देते हैं, कुछ नहीं बताते? हाँ जी, नहीं, बाबर मेरे से सारी अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, मुझे बताते, फिर मैं हौसला देती हूँ। खैर कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, मैं हूँ ना, आपकी मामा है ना साथ। अल्लाह, बस खूबसूरत। ऐसा कभी नहीं हुआ? हम इसे टेंशन नहीं लेने देते। अच्छा, कभी ऐसा नहीं होता कि आप इनको कहें कि आपने इतना सारा वक्त इस इवेंट की तैयारी में गुजारा, फिर उसके बाद आप जीत कर आए
और अब आप यहाँ पे आके यहाँ सोफे पे हमारे बराबर में बैठे हुए हैं इतने आराम से, और फिर आप चले जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो मुझे ये बताएं कि इसमें सब में वो स्टेबिलिटी का है जो दूसरे खिलाड़ियों को हम देखते हैं, उनकी वीडियोस होती हैं, वो कमर्शियल्स कर रहे होते हैं, उनको बोलना नहीं आ रहा लेकिन वो कमर्शियल्स भी कर रहे हैं। तो आप तो वाकई के हीरो हैं, आप तो इंडिया को भी बीट करके आए, कभी भी नहीं कहती आप उनको ये? नहीं, मैं कुछ नहीं कहती बाबर को। ठीक है। अच्छा अम्मा जी आप बता दें, नहीं तो भाभी आप बता दें, जब ये जीत कर आते हैं ना, खास तौर पर पकता क्या है घर में ना, डिश कौन सी बनाते हैं आप लोग इनकी पसंद की? जी मैं पहले बाबर से पूछ लेती हूँ क्या बनाऊँ, बाबर कह रहा है कुछ भी बना लो। कुछ भी? इसने नहीं मुझे कहा ये बनाओ वो बनाओ, कभी नहीं इसने मुझे बोला, कह रहा अपनी मर्जी करो। फिर मैं अपनी मर्जी के बनाती। क्या बनाती है? क्या पकाती है, चले बताए। मम्मा जी तुसी दसो, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ फरमाइश ਕੀਤੀ कदी बाबर ने? जी दोबारा बोले जरा। माँ जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ फरमाइश नहीं की बाबर ने कि माँ जी मैं ए खाना है आज यही पकाओ? नहीं मेरे को नहीं पूछा, मैं भी जो आखे वही कह देनी अपनी बहू ने। ठीक है अब बहू ने घर संभाला हुआ है। मैं नहीं खुश मैं, मेरा पुत्र घर सही सलामत आ जाए। माशाल्लाह हमेशा सही सलामती वापस है। बहुत शुक्रिया आप सबका साथ आप मौजूद थे। और मैसेज दीजिए उन लोगों को कि जो इस वक्त आपको देख रहे हैं। मेरा तो फ्यूचर यही है, मेरा तो यही फ्यूचर है कि यही मैंने स्नूकर ही खेलनी है और जब भी जाना अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। बस मेरा तो यही एक जो है काम है, क्योंकि मैंने इस स्नूकर को अपने 17-18 साल मैंने स्नूकर को दे दिए हैं और जिस तरह मेरा जो फल होता है मेहनत का, वो मुझे अभी तक फल नहीं मिला। जैसे मेरी हौसला अफजाई होनी चाहिए वैसे नहीं हुई। बाबर बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे, साथ थी अम्मा जी ने हमसे बात की, बहुत शुक्रिया आपका। और बात बस इतनी सी है, मौका बस ये है कहने का कि बाबर मसीह जीत कर आए हैं। 17-18 साल से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, खेल रहे हैं, पाकिस्तान के लिए फतूहात लेकर आ रहे हैं, लेकिन हम उनके लिए क्या कर रहे हैं? सिर्फ फेडरेशन नहीं, उनको ही मुतारिक नहीं होना पड़ेगा। बाबर को सिर्फ डिपार्टमेंट नहीं चाहिए, बाबर को वो वेलकम भी चाहिए जिसके वो हकदार हैं। जितनी धूम मचनी चाहिए वो करे भाई। इनके फैंस सिर्फ इनके करीब होंगे और इनके गेम से लगाव रखने वाले होंगे तो ही पता चलेगा, नहीं, हमें अपने हीरो को वेलकम करना आना चाहिए। पाकिस्तानी एथलीट शादाब बलोच ने मुल्तान प्रेस क्लब से लेकर एग्जैक्टली ये सब कुछ इसीलिए मिलता जा रहा है क्योंकि अभी जो रिसेंट इनका मैं कहूँगा कि अचीवमेंट है वो एक मुल्तान प्रेस क्लब से लेकर इस्लामाबाद का डी चौक यहाँ तक का सफ़र तकरीबन 555 किलोमीटर 555 इसका सफ़र तय किया। अपना ये रिकॉर्ड ज़बरदस्त है जी, रिकॉर्ड उन्होंने जो अपना ही रिकॉर्ड बल्कि बनाया था ना वो तोड़ दिया है रिकॉर्ड। और कुछ दिन पहले भी हमें इन्होंने ज्वाइन किया था जब ये रिकॉर्ड बनाने का इरादा रखते थे, जब इन्होंने सफ़र का आगाज़ करना तब भी इनायत उनके मेहमान तरफ जब रिकॉर्ड बनाकर आ गए हैं तो फिर हमें तो ज्वाइन कर चुके हैं कि जब आप डी चौक तक का सफ़र कर लेंगे और वापस आएंगे तो आप कहीं नहीं जाएंगे, पहले आप हमारे पास आएंगे, हमको वक्त देंगे। अच्छा, इनकी एक ख़ास बात और भी थी, ये वॉक करते हैं और अपने ही स्टाइल में करते हैं, यानी कि जॉगर वॉगर कुछ नहीं भाई, स्लिपर्स ये उसका इस्तेमाल करते हैं। तो अब चूंकि शादाब हमारे साथ हैं तो उनसे बात करते हैं। शादाब बलोच, बहुत मुबारक हो आपको, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अभी कौन सा वाला मिले? अभी ये 551। ओके, ज़बरदस्त, क्या बात है। वॉक फॉर 555 किलोमीटर्स। अब ये बताएं कि हम लोग बताएं और अच्छा ये भी है, ओके ज़बरदस्त, हम दोनों बताएं ना उससे बहुत बेहतर है। आप हमें बताइए ये वाला एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? ये काफ़ी डिफरेंट था और काफ़ी हार्ड भी था, इसलिए कि जो टेम्परेचर था मुल्तान की गर्मी वैसी बहुत मशहूर है और फिर उसके बाद जंग शहर की गर्मी, तो मतलब असल में ऑप्शन नहीं था मेरे पास। जो मुझे स्पॉन्सर मिला था वो इसी मंथ में मिला था, तो इसको अवेल करना था मुझे किसी भी तरीके से, इसलिए कि मेरे इसके बाद इंटरनेशनल है तो मैंने ट्राई किया। लेकिन मौसम थोड़ा गर्म था, लेकिन जो मुल्तान पंजाब के जो शहरी है माशाल्लाह बहुत मीठे, जिस तरीके से गर्मजोशी थी उसकी वजह से आपको गर्मी का उतना एहसास नहीं हुआ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिस शहर से मैं जा रहा था उसी तरीके से वो वेलकम कर रहे थे और काफी मतलब पूछना इस तरीके से मेरे साथ वॉक करना। गुजरे मुल्तान से बता दें। मुल्तान से कबीरवाला से शोरकोट, शोरकोट से झंग से जानिया शाह से भीरा टूल प्लाजा, देन उसके बाद मलकवाल, मंडी भावदीन, खारिया, सराय आलमगीर, जीटी रोड पे चल के फिर इस तरीके से दीना
और आगे काफी और रुके कितनी जगहों पर, रुकते रहे आप और मतलब प्रॉपर रेस्ट भी करते रहे तो चलते भी बिल्कुल, रहे, इसके बगैर मतलब यानी 50 किलोमीटर वॉक करनी थी, देन उसके बाद रेस्ट पे था, कभी 45 हो जाती थी, कभी 30 भी हो गई। इससे क्या क्या खा रहे थे? बस वही अपनी जो डाइट थी वही मैं लेता था सुबह में ब्रेकफास्ट में, देन उसके बाद पूरा दिन में लिक्विड पे होता था, कंप्लीटली लिक्विड पे, फिर जैसे एंड होता था फिर उसके बाद अपनी डाइट। तो ये जो डाइट प्लान है आपका इतना स्ट्रिक्ट किस्म का, ये अभी भी चल रहा है? नहीं, अभी तो बिल्कुल नहीं चल रहा, अभी तो उसको चेंज कर दिया, जो नॉर्मली वही। वापस आते के साथ ही क्या खाया ना, क्या सोच कर आए थे कि मैं पहुंचूंगा ना मैं जैसे कि बिरयानी तो जरूर खाऊंगा नहीं, जहाँ पे एंड हुआ था ना मुल्तान, इस्लामाबाद डी चौक पे, तो वहाँ पे ये इरादा तो क्या था कि ये भी डी चौक कुछ नहीं मिलता नहीं, वहाँ पे उस्मानिया रेस्टोरेंट में जो हमें डिनर ब्लू एरिया में, लेकिन सोच बहुत थी, लेकिन जब सामने चीजें थी लेकिन वो खाया नहीं जा रहा था। ओके, अब आप प्रिपेयर करें अपने आप को इंटरनेशनल? हाँ, इंशाल्लाह ताला। अब जो मेरा है वो क्या बोलते हैं 7 स्टेट ऑफ UAE। ओके, 7 स्टेट की वॉक है UAE की, और इंशाल्लाह उसको स्टार्ट कहाँ से होगी? वो अबू धाबी से स्टार्ट होगी। अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमैन, उम्मुल क्वीन, रासुल खेमा, और एंड होगा फुजेरा। और मौसम बेहतर होगा वो एंड ऑफ नवंबर में है, या मिड नवंबर में है, तो काफी बेहतर होगा। उसके लिए अभी से प्रैक्टिस भी करनी है? प्रैक्टिस भी अभी से करनी है, और हर चीज के लिए। और वहाँ पर भी उन्हीं स्लीपर्स में जाएंगे जिस स्लीपर में यहाँ वॉक की स्लीपर्स? ये स्लीपर भी येलो कलर के तो नहीं है? हाँ, येलो कलर इज लकी कलर पीला चूसा येलो कलर की है। तो मीरपुर खास में भी वही स्लीपर थी, दादू में भी वही थी, मुल्तान टू इस्लामाबाद भी वही, और अब इंशाल्लाह इंटरनेशनल में भी। ऑल द बेस्ट फॉर दैट इवेंट एज वेल। और आपको याद होगा चंद दिन पहले पथरियाटा केबल कार, यहाँ पर जो सवार सयाह थे वो जब खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे, तो ऐसे में उन्हें धचका लगा था क्योंकि मौसम वहाँ ख़राब हुआ, तेज़ आंधी आई और केबल कार का रस्सा पुल से उतर गया और 12 की 12 केबल कार्स ये फ़ज़ा में झूलने लगी थी। तो उसके बाद बारिश भी हुई और इसीलिए कुछ दिक्कत हुई। सयाहों को बाहिफाजत निकालने के जो रेस्क्यू ऑपरेशन था उसमें कुछ वक्त लगा, तकरीबन 4 घंटे का वक्त लगा। कहा तो यही जा रहा है, कोशिश करते हैं इस बारे में पूछ भी सकें। इस केबल कार में मुल्तान से दोस्तों के साथ हसीन वादियों की सैर को जाने वाले अम्मार अली भी फंसे हुए थे। अम्मार कहते हैं जिस वक्त केबल कार पर बैठे तो आंधी चलना शुरू हो गई थी। इंतज़ामिया को कहा भी कि उन्हें रवाना न करें, लेकिन इंतज़ामिया ने ये बात सुनी ही नहीं। साथ ही ये भी उन्होंने बताया कि हर केबल कार में 8 लोगों को बैठने की गुंजाइश होती है, 8 लोग इसमें बैठ सकते हैं, लेकिन मुनाफा कमाने की धुन कहिए या फिर क्या, केबल कार में 9 अफराद को सवार किया गया। जब केबल कार रुकी तो हर सू परेशानी थी, सब बहुत बेचैन थे। चंद ऐसी केबल कार्स भी थी जिसमें नौजवान तो थे, ख़वातीन भी थी, बच्चे भी थे, और जब तक ये लोग फंसे रहे बच्चों के रोने की आवाज़ इनको आती रही। 4 घंटे कोशिशें की गई, इनको दूर दूर से अंधेरे में कुछ लाइट्स पहले दिखाई देनी शुरू हुई थी, और फिर उसके बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और फिर इन लोगों को बहिफाजत निकाला गया। तो अम्मार हमें ज्वाइन कर चुके हैं मुल्तान से। अम्मार, वेलकम टू नया दिन। सबसे पहले मुझे बताएं कि जब आप लोग केबल कार पर सवार हुए उस वक्त मौसम कैसा था, यानी सवार होने से पहले, और अगर मौसम ख़राब था तो क्या बताया गया इंतज़ामिया को कि मौसम ख़राब है, ना बैठा जाए, और आपने खुद भी कोशिश की चले हम नहीं बैठते? जी, उस वक्त जो हम लोग अपना लास्ट पॉइंट पे थे हमारे अपने, तो जब हम अपने लास्ट पॉइंट से बैठने लगे थे तो ये मौसम ख़राब होना शुरू हो गया था। तो हम लोग अभी अपने पॉइंट पे थे, हमने रवाना होना था, अभी रवाना हुए नहीं थे। तो जब ये मौसम ख़राब होना शुरू हो गया था तो हमने इन्हें कहा कि यार ये मौसम ख़राब हो रहा है, हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं, हम लोग यहीं पे अपने पेरेंट्स को बुला लेंगे, तो आप लोग हमें यहीं पे। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप लोग बैठें। तो हम लोग सारे बैठने लगे, हम 8 लोग थे। तो सडनली उसने एक 9वां बंदा भी एंटर कर दिया। तो मैंने उसे कहा यार 9वां बंदा क्यों बिठा रहे हो आप? तो उसने कहा यार ये हमारा मसला है, आपका मसला नहीं है, आप लोग चलें। तो वो रवाना हुई। उसने मेरे ख्याल में 2 पॉइंट्स उसके क्रॉस हुए थे और मेरे ख्याल में तूफ़ान बहुत ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर गया था, तो जिसकी वजह से जो है वो अपना वहीं पे उसने वो रुक गई थी। जो दूसरी केबल थी वो टूटी थी, मेरे ख्याल में उतर गई थी, और जिसकी वजह से जो है ना वो अपना वहीं पे रुक गई थी। अच्छा, मुझे ये बताएं, वैसे तो ना सवाल तो ये बनता है कि क्या आप दोबारा कभी केबल कार में बैठना चाहेंगे? मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या, कितना खौफ था, कितना डर था और कितना अंधेरा था? आगे के लिए कुछ सोच भी रहे थे उन लम्हात में? आप कुछ नज़र आ रहा था? देखें, जब हम वहाँ पे बैठे थे तो हमारा एक दोस्त था, मेरा एक दोस्त था, वो वीडियो बना रहा था।
तो मैंने उसे कहा यार ये वीडियो ना बनाओ क्योंकि ये यहाँ पे मौसम बहुत ख़राब हो गया है और अल्लाह से दुआ करो हम पहुँच जाएँ, क्योंकि आगे भी एक पॉइंट था जहाँ से हमें आगे जाना था। तो सडनली फिर अचानक से ये एक केबल उतरी है, तो फिर हमने कलमा मैंने तो सबसे पहले कलमा पढ़ा है, तो सारों ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया है कि यार शायद हमारा वक्त आ गया है। तो इस हवाले से साथ वाले और डरा रहे थे कि उनकी चीखें आ रही थी कि यार कुछ ये हो गया वो हो गया। तो मैं तो दोबारा नहीं बैठना चाहूँगा कभी भी। और हमारे क्योंकि 3 कैबिन्स होते हैं, आप एक तो मुझे बताएं किस कैबिन में थे और बाकी जो 2 कैबिन्स थे क्या वहाँ पर ख़वातीन थी, बच्चे थे? और कैबिन बंद होता है लेकिन आई थिंक वो खिड़की तो खुल जाती है तो आवाज़ आ जाती है और चीखों पुकार की जिस तरह आवाज़ें हमने सुनी भी हैं कुछ वीडियो में, उससे मुतालिक मुझे बताएं उस वक्त क्या माहौल था वहाँ पर? जी मैं 3 कैबिन्स होते हैं ना, मैं मिड में था, तो मेरे आगे भी एक कैबिन था, मेरे पीछे भी एक कैबिन था। मैं जो मिडल में एक कैबिन था मैं उसमें था। तो पीछे वाले कैबिन में मुझे याद है कि एक तो न्यू मैरिड कपल थे और जो आगे वाला हमारा था उसमें एक मेरे ख्याल में 70-80 साल के बुजुर्ग थे, उनके साथ 6-7 खवातीन फीमेल्स थी। तो सारे डरे हुए थे आई थिंक। ओके, और कितना वक्त टोटल था, यानी जब ये पुलिस से उतरी केबल उसके बाद से लेके रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने तक कितना ड्यूरेशन था? ये 4 घंटे। और इस 4 घंटों के दौरान आपने कांटेक्ट भी किया फैमिली से, क्योंकि फ़ोन तो शायद वहाँ पे ऑपरेशनल थे? नहीं बिल्कुल नहीं, नेटवर्क डाउन था वहाँ पे बिल्कुल फ़ोन। ओके, और ये मुझे स्पॉट बता सकते हैं, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं चेयरलिफ्ट हो या केबल कार वो कभी कभी बहुत करीब से गुजरती है और वहाँ पे क्योंकि कुछ घर भी हैं कि आप वहाँ से कम्युनिकेट कर सकें, अपनी आवाज़ पहुँचा सकें, ऐसा था या बहुत ऊंचाई थी, बहुत दूर थे वहाँ से? नहीं हम जहाँ पे हम थे तो हमें लोग नज़र आ रहे थे नीचे, तो लोगों से हेल्प हमने मांगी थी। तो फिर हमने रेस्क्यू 1122 पे कॉल की, तो वो भी मेरे ख्याल में रिस्पांस उन्होंने बहुत लेट किया है। उन्होंने कहा ये हमारी जॉब नहीं है। तो हम लोग वहीं पे बैठे रह गए हैं 2 घंटे, तो बिल्कुल ही बैठे रह गए, कोई किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं मिली हमें। अच्छा, आप रेस्क्यू 1122 की बात बता रहे हैं ना, मैं ये आपका ये वाले जो सवाल है ना मैं इन्हीं से कर लेती हूँ। हमको ज्वाइन करें इंचार्ज इमरजेंसी रेस्क्यू मरी इंजीनियर कामरान रशीद। कामरान साहब बहुत शुक्रिया, आप नियादन को वक्त दे रहे हैं। अभी अमार ये बता रहे थे कि आप लोगों ने थोड़ी देर की और पहले ये वाली बात होती रही कि आप लोग का ये काम है भी कि नहीं, ये आपकी जुरिस्डिक्शन में आता भी है कि नहीं, आपके फ़राइज़ में शामिल है भी कि नहीं। दूसरे ये कि केबल कार रवाना होने से पहले ही आंधी आ गई थी, इंतज़ामिया ने सयाहों को रवाना कर दिया और तो और गुंजाइश से ज़्यादा एक शख्स को और भी अंदर बिठा दिया। नहीं, इसमें ऐसा कथन नहीं है कि हमारी तरफ से इस तरह की कोई बात हुई है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो माउंटेनियस एरियाज़ हैं उनमें जो 1122 हेल्पलाइन है वो सराउंडिंग के जो एरियाज़ हैं, जैसे JK में भी सर्विस है और KPK एबटाबाद में भी सर्विस है, वहाँ पे भी कॉल थ्रू हो जाती है। और हमें जिस वक्त कॉल की गई इंतज़ामिया TDCP की तरफ से, तो हमारी एक गाड़ी स्टेशन होती है वहीं पे TDCP पार्क के सामने, जो कि इसी वजह से वहाँ पे खड़ी की गई है कि सराउंडिंग की जो इमरजेंसीज हैं उनको भी डील करें, और स्पेशली अगर चेयर लिफ्ट पे कोई प्रॉब्लम होता है तो उनको भी फौरी तौर पर। तो अमर साहब, कॉल आने के बाद रिस्पांस टाइम कितना था? जो फर्स्ट व्हीकल है उसका रिस्पांस टाइम 6 मिनट था, वो ट्रैकर रिपोर्ट के साथ भी मौजूद, उसको वेरीफाई किया जा सकता है। और उसके अलावा फिर पिंडी को भी हमने रिक्वेस्ट की, डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी से भी और मरी से भी, टोटल 12 व्हीकल जो हैं, एम्बुलेंसेज प्लस रेस्क्यू व्हीकल्स, और उसमें आवाज आ रही है? ये बता दीजिएगा साथ में कि रेस्क्यू ऑपरेशन में कितनी देर लगी, कितने आवर्स आप लोगों को लगे, कितनी दिक्कतों का आप लोगों ने सामना किया? टोटल जो है इसमें 8.5 घंटे लगे, शाम 7 बजे से लेके सुबह 4:15 बजे ये ऑपरेशन कंप्लीट हुआ सक्सेसफुली अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें पाकिस्तान आर्मी TDCP की जो चेयर लिफ्ट थी उसके टेक्निकल स्टाफ और रेस्क्यू 1122 स्पेशली उसने सारी जो है अपने टूल्स के साथ रिस्पॉन्ड किया वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें एक फैक्टर ये ज़रूर था कि वहाँ पे थंडरस्टॉर्म थे, जो विंड की डायरेक्शन थी वो भी चेंज हो रही थी मुसलसल। और उसके अलावा जो हमें वहाँ पे डिफ़िकल्टी देखने में मिली वो ये था कि हाइट चूँकि ज़्यादा थी, और लोगों को हम पहले तो रीअश्योर करते रहे कि आपकी मदद के लिए रेस्क्यू टीम्स और आर्मी और बाकी लोग पहुंच चुके हैं, तो इंशाल्लाह ताला पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और कामरान साहब खुद भी आप इस रेस्क्यू के अमल में शामिल थे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वहाँ पे मेरे साथ DC पिंडी, AC मरी, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रावलपिंडी, मैं खुद मौजूद था, मेरी टीम। ओके, तो मुझे आप रिस्पांस बताएं उन सयाहों का जिसमें एक बुजुर्ग भी थे, जिसमें न्यूली मैरिड कपल भी था, जिसमें बच्चे भी थे, खवातीन भी थी। जब रेस्क्यू किया उनको उस वक्त उनका रिस्पांस क्या था? उनका रिस्पांस या उनके फीलिंग्स? एग्जैक्टली फीलिंग्स उनकी। जी,
उसमें ऐसा है जी कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस वक्त ये रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हुआ तो बड़े इमोशनल सीन मिले और अल्लाह का शुक्र अदा किया। सबसे पहले तो लोगों ने जब वो नीचे उतरे हैं रेस्क्यू की तरफ से, सबसे पहले हमने जो प्लानिंग की वो ये था कि थ्रू असेंडिंग मेथड हम लोगों को अपने जो जवान है उनको ऊपर भिजवाएं और बिले मेथड जो है उसको यूज करते हुए जो टूरिस्ट उनको फुल बॉडी हार्नेस और सेफ्टी पहना के फुल उनकी सेफ्टी को इंश्योर करके उनको हाइट से हमने नीचे उतारा है। और उसमें अल्लाह का शुक्र है कि कोई भी बंदा जो है उसका जानी नुकसान नहीं हुआ, क्रिटिकली इंजर्ड भी कोई नहीं था। 2 जो लोग थे उनको सर में इंजरीज थी और बाकी कुछ बच्चे जो कि थोड़ा सा पैनिक थे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जो बाकी 106 लोग थे उनको अच्छे तरीके से रेस्क्यू किया गया वहाँ से सेफ एंड साउंड। सही, कामरान साहब बहुत शुक्रिया, साथ आप मौजूद थे। अमार, मैं दोबारा आपकी तरफ आना चाहूँगा क्योंकि कामरान साहब हमें बता रहे थे कि जिस वक्त उन्हें कॉल की गई इंतजामिया की जानिब से तो विद इन 6 मिनट, क्योंकि गाड़ियाँ वहीं पर TDCP के सामने भी डिप्लॉय होती है और अदरवाइज भी उनकी जो टीम्स हैं वहाँ पर होती हैं, तो फ़ौरन रिस्पांस दिया गया। मुझे बताएं कि जब रिस्पांस दिया गया यानी जब टीम वहाँ पहुँच गई, रेस्क्यू वो किया गया, उसके बाद क्या फीलिंग्स थी? और जो वहाँ पर जो लोकल्स होते हैं, हालांकि वो कम है वहाँ पर घर, लेकिन जो लोकल्स होते हैं उनका किस तरह का रद्द-ए-अमल था और उनकी सपोर्ट कितनी थी आपके लिए? सबसे पहले जो लोकल बंदा वहाँ पे जो लोकल बंदों ने ही हमारी सबसे ज़्यादा हेल्प करी है और हमारी कैबिन में सबसे पहला चढ़ने वाला बंदा वो लोकल ही था। वो ऊपर चढ़ा है जैसे ही वो रेस्क्यू का नहीं था करीब आया तो नहीं, वो बिल्कुल रेस्क्यू का नहीं था, वो लोकल बंदा था। अच्छा, तो वो किस तरह चढ़ गया? यानी रेस्क्यू का अगर अमला तो होता तो जाहिर है उनके पास तो सामान होता है, सारा सपोर्टिव मटेरियल होता है। नहीं, विदाउट हेलमेट विदाउट एनीथिंग वो ऊपर चढ़ा है और जैसे ही हमारी विंडो के करीब आया तो कहता है यार आप लोग हमारे बेटों की तरह हो, तो मुझसे ये बेयर नहीं हुआ, मैं आ गया हूँ। तो क्योंकि ऊपर एक बटन होता है उसे प्रेस करने से ये दरवाज़ा खुल सकता है ना, तो वो ये चाहता था कि मैं किसी तरह ये दरवाज़ा खोलूँ, तो लेकिन उससे ये हुआ नहीं है। लेकिन उसने एफर्ट अपनी पूरी की है तो आया था वो। कितनी देर जब हम उतरे कितनी देर कोशिश करता रहा कि दरवाज़ा खोले और आपको वहाँ से निकालने में वो अपनी मदद कर सके? वो लास्ट तक रहा है, वो लास्ट तक ऊपर बैठा रहा है, जब हमारी कैबिन के ऊपर छत पे बैठा रहा है वो। और उसके बाद जब रेस्क्यू अमला वहाँ पहुँच गया और आप लोगों को बाहिफाजत यहाँ से निकाले गया, उसके बाद जो वहाँ पर लोकल्स होते हैं उनकी तरफ से कुछ कहा गया? कुछ हमने सुना है कि उन्होंने आपको बिठाया, खाना वगैरह खिलाया? लोकल्स ने बड़ा कोऑपरेट किया हमारे साथ। जैसे ही हम नीचे उतरे हैं, कोई पानी लेके खड़ा हुआ था, कोई क्या लेके खड़ा हुआ था, तो आप मुझे लास्टली ये बता दें, आप क्या सोचते हैं आइंदा कभी केबल कार या चेयरलिफ्ट पे बैठेंगे? मैं तो बिल्कुल नहीं बैठना चाहूँगा अब। ठीक है अमार, थैंक यू सो मच, आप साथ मौजूद थे और आप एक्सपीरियंस पे साथ इस पर सवाल तो ये है, जैसे हम करण उस दिन बात कर रहे थे कि जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट रिपोर्ट था, वो चाहे झूले से मुताल्लिक हो, केबल कार हो या चेयरलिफ्ट, हम कहते हैं मेंटेनेंस पे बात होनी चाहिए, मेंटेनेंस पीरियडिकली होनी चाहिए। कराची में मौजूद पुलिस अफसरान के जराइम पेशा अनासर से ताल्लुकात, ये इल्ज़ाम लगता रहा है, इस पर कुछ इंकशाफात हुए हैं, आप उसकी बात कर लेते हैं। तहलका खेज इंकशाफात हुए और इस सब के बावजूद भी इन अफसरान को मुसलसल अहम ओहदों पर तैनात किया जाता रहा है। ये सब कुछ हो रहा है तो अहमद रहमान खान हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर इसी पर अपडेट करेंगे इस रिपोर्ट में। जराइम पेशा अफराद से ताल्लुकात, कराची पुलिस में एक और काली भेड़ का इंकशाफ। डीएसपी के ओहदे पर फाइज जाहिद हुसैन के जराइम में मुलव्वस होने का खाता भी मुरत्तब कर लिया गया। जराइम से मुताल्लिक रिपोर्ट डीआईजी साकिब इस्माइल मेमन ने बनाई, जिसमें इंकशाफ किया गया कि डीएसपी जाहिद हुसैन न सिर्फ वकीज, सट्टेबाजों और जुए के अड्डे चलाने वालों से राब्ते में हैं, बल्कि ईरानी डीजल की स्मगलिंग में भी भरपूर किरदार अदा करते हैं। 2018 में तैयार की गई रिपोर्ट में लिखा है कि डीएसपी जाहिद हुसैन और साबिक पुलिस अफसर राजा खालिद रिजवान नामी बीटर के जरिए वकीज से बीट जमा करते हैं।
इंक्वायरी रिपोर्ट में डीएसपी जाहिद हुसैन के फोन के रिकॉर्ड का भी जिक्र किया गया है। डीएसपी जाहिद हुसैन पहले खारादर, शारिफ फैसल और अब डीएसपी दरख्शां तैनात हैं। तहम डीएसपी जाहिद हुसैन के मुताबिक रिपोर्ट के बाद उन्हें क्लियर करार दिया गया। अहमद रहमान खान, समा, कराची। तो कराची में मुहाफिजों के खिलाफ ही शिकायत बढ़ गई हैं। पुलिस हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों के स्टैट्स अगर आपको शेयर हम करें तो वो स्टैट्स ऐसे हैं जिससे सब परेशान हो सकते हैं, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कराची पुलिस की व्हाट्सएप हेल्पलाइन पर कुल 1603 शिकायत मौसूल हुई हैं, जिनमें से 40% से ज़ायद शिकायत पुलिस एहलकारों, पुलिस अफसरान के खिलाफ थी। 2019 के इब्तदाई 6 माह के दौरान 696 शिकायत पुलिस एहलकारों के खिलाफ थी। ताहम फौरी तौर पर 40 अफसरान के खिलाफ एक्शन लिया गया और इसमें 23 को मुअत्तल किया गया, जबकि 17 को मुख्तलिफ सजाओं का सामना भी करना पड़ा है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर सऊद बिन मुर्तज़ा। सऊद, पुलिस एहलकारों के खिलाफ किस नौयत की शिकायत मौसूल हुई है, इस हवाले से बताएं सबसे पहले। देखिए, एडिशनल आईजी कराची अमीर शेख ने जब चार्ज लिया था तो उसमें इन्होंने ये व्हाट्सएप नंबर इसीलिए बनाया था क्योंकि बहुत सारी शिकायत ऐसी होती हैं जो अफसरान तक नहीं पहुंच पाती या डायरेक्ट एडिशनल आईजी नहीं तक पहुंच पाती। तो अब ये वो शिकायत हैं जो शहरी डायरेक्ट करते हैं और डायरेक्ट केपीओ यानी कराची पुलिस के दफ्तर में आती हैं, और इसमें तकरीबन 1603 जिस तरह आपने भी बताया शिकायत थी, तो उसमें तकरीबन 40% से ज़्यादा शिकायतें ख़ुद पुलिस के ख़िलाफ़ थी, मुख्तलिफ़ नौयत की, जिसमें पुलिस शहरियों को हरासा करती है, मंशियात, जुए, धमकियाँ, ये वो शिकायत थी जो कि पुलिस की जानिब से दी जाती हैं, जिनको बताया जा रहा है कि 6 माह में तकरीबन जो 700 के करीब में बनती थी उनको निपटा दिया गया, और जो पुलिस अफसरान या एहलकार इसमें मुलव्विस थे उनके खिलाफ जो है महकमा जाती कार्रवाई की गई, उनको सस्पेंड किया गया, रिवर्ट किया गया, क्वार्टर गार्ड किया गया, और जो है अब जिसको सख्त सज़ा दी जाएगी तो उसको सर्विस से जो है डिसमिस भी कर दिया जाएगा। ये सिर्फ इसी वजह से किया जा रहा है ताकि पुलिस का जो शोबा है उसको बेहतर बनाया जा सके। 40% से ज़्यादा खुद पुलिस के ही डिपार्टमेंट, अपने ही जो डिपार्टमेंट है उसके खिलाफ शिकायत जो है शहरियों की जानिब से मिलती हैं। अच्छा सऊद, मुझे ये भी बताइएगा, जो शिकायत मौसूल हुई हैं उसका अगर हम तनासुब देखें तो अफसरान कितने, एहलकार कितने, यानी ज़्यादा शिकायत किसके खिलाफ थी? शुएब, ये वो शिकायत हैं जो कि थाना जात की सतह पे पुलिस को मिलती हैं, जो कि थाने पे जब लोग शहरी ख़ास तौर पे जाते हैं तो उनको पुलिस का रवैया सही नहीं मिलता, या जब उनका कोई केस परस्यू होता है तो वो नहीं होता, तो उसमें कोई सीनियर लेवल के अफसरान तक ये चीज़ नहीं जाते हुए देखी गई, क्योंकि इस तरह के अफसरान अब लगाए गए हैं तो इस तरह की शिकायत नहीं आई। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है डीएसपी लेवल तक ये शिकायत जाती हैं कि उनकी जो केसेस हैं या उनको धमकियां मिल रही हैं या उनकी ज़मीन पर अगर कब्ज़ा हुआ है तो जो कब्ज़ा माफिया उसकी पुलिस एहलकार सरपरस्ती कर रहे हैं, SHO तक जाती है ये बात। और इसके साथ साथ जो एहलकार जो थाने में तैनात होते हैं या किसी और जगह पर तैनात होते हैं, इंस्पेक्टर या उससे नीचे कांस्टेबल लेवल तक के, उनके खिलाफ ये शिकायत हैं, जिनके खिलाफ फौरी तौर पर एडिशनल आईजी के जो मातहत हैं उनके खिलाफ फौरी एक्शन भी लिया गया, उनको सस्पेंड भी किया गया, कुछ को क्वार्टर गार्ड भी किया गया है। ठीक है, हमारे साथ ही रहिएगा। SSP सेंट्रल आरिफ असलम राव साहब हमको ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये फरमाइएगा, कराची पुलिस ने व्हाट्सएप नंबर जारी किए, रिस्पांस कैसा है? अब तक जो शिकायत आई उनको किस कदर हल किया गया, कैसे हल किया गया, क्या करते हैं आप लोग? जी हाँ, ये आवाम की सहूलत के लिए व्हाट्सएप इस किस्म का सोशल मीडिया है जो हर एक को अवेलेबल है इजीली, तो व्हाट्सएप के ऊपर हम कंप्लेंट्स को रिसीव करने के लिए कराची पुलिस चीफ ने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, जिस पे कराची के तमाम शहरियों को ये इजाज़त है कि अगर वो उनको ये कहा गया, मुतला भी किया, बल्कि हम इसकी कैंपेन भी करते रहते हैं, इनको इंफॉर्मेशन भी डिसमिनेट करते रहते हैं लोगों में, कि अगर आपको किसी किस्म की कोई कंप्लेंट है जो पुलिस से रिलेटेड है, अगर आपका कोई जायज़ मसला है जो पुलिस हल नहीं कर रही, अगर आप किसी जराइम की इत्तला देना चाहते हैं, अगर आप जराइम पेशा अफराद की निशानदही करना चाहते हैं, अपना नाम सीगा एराज में रखना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कंप्लेंट कर सकते हैं। आपकी कंप्लेंट पे बिल्कुल इम्पार्शल इंक्वायरी होती है और उसके बाद एक्शन लिया जाता है जो कानूनी एक्शन होता है। अच्छा, ये बताइएगा, अब तक व्हाट्सएप के ज़रिए कितनी शिकायतें आई, कितना एक्शन हुआ, और ये भी बता दीजिएगा क्या जाली शिकायत भी आती हैं? जी, अब तक हमें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 91 कंप्लेंट्स मिल चुकी हैं, जिसमें जो जून के महीने तक की हैं, तमाम की तमाम हम डिस्पोज कर चुके हैं। इन 91 कंप्लेंट्स में से अगर मैं आपसे एवरेज बात करूं तो कम से कम 1/3 ऐसी होती हैं जिनमें बाकायदा इंक्वायरी के बाद क्राइम होना साबित होता है, कोई जुर्म होना साबित होता है, तो उन पे FIRs दर्ज होती हैं।
इसी तरीके से इसका एक हिस्सा वो होता है जो पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट्स होती हैं। पुलिस के खिलाफ आने वाली कंप्लेंट्स में हमने इंक्वायरी के बाद जहाँ जहाँ पुलिस की गलती साबित हुई 12 पुलिस एहलकारों को सजाएं दी हैं, उसमें से 4 को सस्पेंड किया गया है, 1 को रिवर्ट किया गया उसके ओहदे से, और बाकी के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की गई है। इसी तरह कुछ ऐसी कंप्लेंट्स भी होती हैं जब हम कंप्लेनेंट से रब्ता करते हैं तो पता चलता है कि वो कहता है ये मेरा नंबर मिसयूज़ कर लिया गया, मैंने ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं की, और वो दस्तबरदारी का इजहार करता है। वो जब कहता है कि ये कंप्लेंट उसकी नहीं है तो उसको हम फाइल कर देते हैं। अच्छा, ये पुलिस के खिलाफ शिकायत की आप खुद भी बात कर रहे हैं, आप ही के पुलिस ही के आदाद-ओ-शुमार है जिसके मुताबिक व्हाट्सएप नंबर पर 40% शिकायत पुलिस एहलकारों के खिलाफ ही आती हैं। ये बात तो हम अब तक सुनते आए, आप हमें बता सकते हैं ऐसा क्यों है? जी हाँ, पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट्स आने में 2 किस्म की कंप्लेंट्स होती हैं। एक तो ये कि पुलिस वाला किसी के साथ कोई ज्यादती कर रहा हो, कोई गैर कानूनी काम कर रहा हो, किसी को पुलिस ने नाजायज़ पकड़ा हो, किसी को पुलिस नाजायज़ तंग कर रही हो, किसी से पुलिस रिश्वत मांग रही हो। एक किस्म की कंप्लेंट ये है, इस पर तो सख्त तरीन एक्शन होता है अगर इंक्वायरी में ये बात साबित हो जाए, और इंक्वायरी कम अज़ कम गेजेटेड ऑफिसर से कराई जाती है। उसमें अगर ये साबित हो जाए कि पुलिस वाला कोई भी, चाहे वो एहलकार कांस्टेबल हो, चाहे वो इंस्पेक्टर हो, डीएसपी लेवल का भी कोई ऑफिसर हो, या गेजेटेड ऑफिसर और कोई भी हो, और वो इसमें मुलविस पाया जाए कि वो अवाम को नाजायज़ तकलीफ पहुंचा रहा है, किसी से रिश्वत तलब कर रहा है, किसी का जायज़ काम कानूनी काम नहीं कर रहा, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। अच्छा, दूसरी जो पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट होती है बहुत से ऐसे केसेस में जहां पुलिस का एक्शन नहीं बनता, सिविल एक्शन, सिविल डिस्प्यूट्स होते हैं, ऐसे मैटर्स होते हैं, उसमें भी ये कंप्लेंट आती है कि जी पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही। लेकिन जब इंक्वायरी में ये साबित होता है कि इसमें पुलिस का कोई लीगल एक्शन नहीं बनता, और तो हम वो फाइल कर देते हैं। उसमें पुलिस वालों के खिलाफ यकीनन हम फिर कार्रवाई, जब इंक्वायरी के नतीजे में साबित ना हो कोई जुर्म, तो कार्रवाई नहीं। बिल्कुल, जिस तरह सर आप खुद भी कह रहे हैं कि बहुत से जगह पर पुलिस वाले इन्वॉल्व होते हैं, फिर एक्शन भी होता है, तो आप सोच नहीं रहे कि फिर पुलिस का रवैया आखिर तब्दील कैसे होगा और क्या मैकेनिज्म होना चाहिए? कोई ट्रेनिंग होनी चाहिए, अफसरान की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, एहलकारों की भी ज़ाहिर जिन्होंने जाके पब्लिक से डील करना होता, ताकि ऐसे वाक़यात रिपोर्ट ना हो, ताकि इस तरह कंप्लेंट्स आए ना। जी हाँ, पुलिस, आपको मैं ये बताता चलूँ, कराची पुलिस में बिहेवियर के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। इस वक्त कराची पुलिस चीफ की हिदायत ये हैं कि पुलिस का सबसे पहला जो अमर ज़रूरी है वो पुलिस का रवैया आवाम के साथ बेहतर होना चाहिए। इसके लिए कोशिश की जा रही है, ट्रेनिंग्स भी दी जा रही हैं, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग्स भी दी जा रही हैं। पुलिस को उनके रवैये से मुतालिक जो आम शिकायत हैं वो बाकायदा प्रेजेंटेशंस की सूरत में, लेक्चर्स की सूरत में दिखाई और बताई जा रही हैं। कांस्टेबल से लेके इंस्पेक्टर्स और डीएसपीज के लेवल के ऑफिसर्स को ये दिखाया जा रहा है कि पुलिस से ये शिकायत हैं आवाम को, आवाम का फीडबैक दिखाया जा रहा है, बहुत से वीडियोस दिखाए जा रहे हैं, और उस पर फिर उनकी जहन साजी की जा रही है, उनकी तरबियत की जा रही है, उन्हें बताया जा रहा है कि ये एटीट्यूड जो है ये पुलिस से बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, और इसकी वजह से पुलिस और आवाम के दरमियान फासला है जिसे ख़त्म करने की ज़रूरत है, और इसके यकीनन मस्बत असरात मुरतब होंगे। सऊद बिन मुर्तज़ा, आप हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे सिलसिले में। एसएसपी सेंट्रल आरिफ असलम राव साहब, आप तफसीलन इस पर हमसे बात कर रहे थे, आप दोनों का शुक्रिया। एक माँ का जिक्र करेंगे, एक बाहिम्मत माँ की कहानी आपके सामने रखते हैं, क्योंकि उस्मान ने औलाद के आगे करियर दाव पर लगा दिया। बात करें पाकिस्तानी अदाकारा नादिया जमील की, जिन्हें शाहरुख खान के साथ फिल्म में काम करने की ऑफर हुई, लेकिन उन्होंने अपने 2 माह के बेटे के बाइस उस ऑफर को ठुकरा दिया। और यही नहीं, नादिया जमील ने अपने करियर के दौरान मिर्गी जैसी बीमारी को भी मात दी। तो इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया नादिया जमील ने। नादिया साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि किंग खान के साथ काम करना तकरीबन हर अदाकारा की ख्वाहिश होती है, एग्जैक्टली, लेकिन इसके बावजूद आपने फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया, क्या वजह थी? और स्पेसिफिकली कौन सी फिल्म थी जिसके लिए आपको ऑफर हुई थी? था वो? यस, अस्सलाम वालेकुम। इतनी जल्दी ये बात बुझ गई थी कि मेरे ख्याल में मुझे मौका ही नहीं मिला कि ये एक वाकई में इट बिकम समथिंग कॉन्क्रीट। तो इट जस्ट बातों, उस वक्त कास्टिंग भी नहीं हो रही थी, बिल्कुल बातचीत चल रही थी। और जब मुझे कहा गया कि या शक्ल इंटरेस्टेड हैं इसमें, चीनी खाला, जो मेरी खाला हैं एक्चुअली, वो कंसल्टेंट थी स्क्रिप्ट पे, तो उस वक्त इट वाज ब्रॉट अप एंड मेंशन्ड एंड डिस्कस्ड
एंड बहुत एक्साइटमेंट हुई। मुझे याद है जब मैं पहली बार यश अंकल को मिलने गई और अतर शहजाद के पास से पहले गई कि अतर शहजाद मुझे ज़रा बहुत उस वक्त बहुत एक्साइटमेंट थी। लेकिन आई थिंक जूं एक मेरी और यश अंकल के बीच में भी बात जब हुई और उनको भी ये एहसास हुआ कि मैं फोकस्ड नहीं हूँ और you've got to be focused and disciplined। ये अपने करियर को अपने बच्चों की वजह से बैलेंस करो दोनों चीज़ों को। उन्होंने मुझे कहा ये कि बेटी बैलेंस करो। और मेरे साथ मैं जब राके पैदा हुए मैं 30 साल की थी तो बिल्कुल ही मेरे लिए तो काया पलट गई। मैं इतनी ऑब्सेस्ड थी उस बेबी से। तो आई थिंक वो बात डिस्कशंस में और जो प्रिलिमिनरी सिर्फ बातें होती हैं उधर ही बात उठी और उधर ही एक्साइटमेंट उठी और उधर ही ख़त्म हो गई। लेकिन मेरा नाता बन गया एक उसकी वजह से यश अंकल के साथ जी। अच्छा, बतौर अदाकारा आप क्या समझती हैं औलाद के बाद ज़िंदगी, करियर, रोज़मर्रा मामलात, इसमें क्या तब्दीलियाँ आती हैं? मेरे ख्याल हर माँ के लिए फ़र्क होता है और हर अदाकारा के लिए फ़र्क होता है। ये फ़ैसले बहुत पर्सनल होते हैं। मेरी ज़िंदगी में वाज़े फ़र्क ये आया कि मेरे बच्चों ने मुझे जकड़ लिया एंकर कर लिया। बहुत बिखरी हुई थी, उन्होंने मुझे समेट लिया। मेरा फोकस वो बन गया। अब जाके 17 साल बाद मैं अपनी अदाकारी को या राइटिंग को थोड़ा सा वो क्वालिटी दे सकती हूँ जो मुझे देनी चाहिए मेरे ख्याल में। लेकिन ऐसा भी नहीं है शायद, पता नहीं, बेहद भी मैंने किया, मज़ा आया। टेमिंग ऑफ द शुरू किया, मज़ा आया। बहुत मुश्किल था टेमिंग ऑफ द शुरू में। मैंने इतना वक्त बच्चों से दूर गुजारा और बहुत मुश्किल था। तो आई थिंक एक सारी बात है, आपका फोकस तो बढ़ जाता है। लेकिन लाइक आई सेड, इट डिपेंड्स ऑन आप किस तरह की माँ हैं और आप किस तरह की अदाकारा हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर लेवल्स ऑफ एम्बिशन। इंकिसार है आपकी तबीयत का, क्योंकि कैमरे की आंखों में देखना और कभी कैमरे को बिल्कुल इग्नोर करके अपने किरदार में डूब जाना। हर कोई आपके टैलेंट का, आपकी एक्टिंग का मोतरफ़ है, लिखती पढ़ती भी आप। लेकिन ना मुझे ना अपने एक्टिंग करियर के बारे में ही बताएं। आपने जितने किरदार किए ना वो सबको याद है, लेकिन क्या कोई किरदार ऐसा भी है कि जो आपके दिल के करीब है, आपको हमेशा याद रहेगा? मेरे पास की ईमान, क्योंकि मैं शुरू में वो मेरे से बहुत मुख्तलिफ है भी और नहीं भी है। और जब वो मुझे याद है मैं मिसबा को मैं एक कश्मकश में पड़ी हुई होती थी ईमान के साथ। लेकिन जब वो सीरियल ख़त्म हुआ, उसकी शूटिंग ख़त्म हुई, तो मुझे बहुत वो याद आई। बहुत, अभी भी आई रियली लव ईमान। टेमिंग ऑफ द शू की कुर्रतुल ऐन, एंटिगनी, बहुत सारे ऐसे किरदार हैं। पता है, हर किरदार को जब मैं प्ले करती हूँ या जो भी किरदार प्ले करती हूँ वो मुझे कुछ सिखाती है। चाहे वो शानदाना हो या खुद कुर्रतुल ऐन हो या ईमान हो, कुछ ना कुछ मुझे सिखाती है। और उसमें मेरा एक ज़ाहिरी बात है, उसमें मैं भी होती हूँ। लेकिन वो भी अपना आप मेरे अंदर छोड़ देती है और मैं थोड़ी सी और बदल जाती हूँ। हर प्ले के बाद मैं थोड़ी सी बदल जाती हूँ क्योंकि मैं कुछ सीख लेती हूँ। ये जो पिछला प्ले मैंने किया है दमसा, मेरे ख्याल में
मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि ये आने वाला है। सही। ये औरत मैं सोचना पड़ रहा है आपको। इतनी बदली, इतनी तब्दील हुई पॉजिटिव, फॉर द पॉजिटिव इस प्ले के बाद। मैंने इतना कुछ सीखा इस प्ले के बाद। और इसमें नजफ बिलग्रामी का भी और आसमान नबील का भी बहुत बड़ा हाथ है जिन्होंने किरदार लिखा। नजफ बिलग्रामी का बहुत बड़ा हाथ है जिन्होंने मुझे ये किरदार समझाया और इसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाई। और ये कहाँ से कहाँ पहुँचती है और क्या से क्या बनती है और कैसे बनती है और क्यों बनती है। उफ, अरीजा, आई थिंक दमसा की अरीजा। मैं ये जो आपको आसानियाँ पसंद नहीं है ना, मुश्किलात आपके आसपास खुद आ भी जाती हैं। मैं आपकी तबीयत की ख़राबी के बारे में आपसे पूछना चाह रही थी। मैंने अपने तौर पे, मैंने भी, शुएब ने भी कई सवाल तैयार किए थे इस सिलसिले में, लेकिन अब इतनी तफसीली गुफ्तगू के बाद ना हम ये बात सारी आप पे छोड़ते हैं। हमें आप अपनी तबीयत के बारे में बताइए, डायग्नोसिस के बारे में बताइए, ये सबको कैसे, आपको कैसे पता चला, सबको कैसे पता चला और आपने फिर इससे मुकाबला कैसे किया। हमें आज आप ना पहले ये कहानी अभी सुना दीजिए। मुझे कोई बीमारी नहीं है सच, आई थिंक वंडरफुल, ज़बरदस्त। मुझे मिर्गी है जो कि कंडीशन है जिसके साथ मैंने पूरी उम्र रहना है। और जब उसको जब हम कंट्रोल करते हैं दवाइयों के ज़रिए, ट्रिगर्स को कंट्रोल करने के ज़रिए, तो ज़िंदगी आसान होती है। जब वो थोड़ा दवाइयों में नागा या लेट सोना, ज़्यादा फ्लैशिंग लाइट्स के करीब जाना, ऊंची आवाज़ें, थक जाना, तो उनसे फिर दौरे ट्रिगर हो सकते हैं। दौरों से मुझे अब डर नहीं लगता, ना मुझे डर लगता है ना मेरी औलाद को। हम अवॉइड करते हैं लेकिन हमें डर नहीं लगता उनसे अब। मुझे पहले पता लग जाता है कि वो आने वाला है और मैं आराम से एक जगह कोशिश करती हूँ मैं लेट जाऊँ। बहुत कम ऐसे होता है कि मैं धप करके गिर जाऊँ। मेरे ख्याल में इस कंडीशन ये जानने के बाद कि मुझे मिर्गी है और इन दौरों के बाद, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी में बेहद के दौरान आए, उस वक्त मतलब काफ़ी लेट ज़िंदगी में ये दौरे मुझे आना शुरू हुए। जाहिर बात है ज़िंदगी काफ़ी बदली। उस वक्त शुरू में तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी, हर चीज़ अफेक्ट होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपको देखना पड़ता है कि अच्छा ठीक है, ये हो रहा है मेरे दिमाग में, या ये हो रहा है मेरे स्पाइन में, या ये हो रहा है मेरे जिस्म में, और ये इस वजह से हो रहा है, और ये चीज़ें मैंने कोशिश करनी है कंट्रोल कर लूँ। और बस ठीक है, मैं इतना काम नहीं कर सकती जितना मैं पहले करती थी, जितना मैं करना चाहती थी। मैं इतना बच्चों के साथ बाहर नहीं खेल सकती या जितना दिल चाहता है। बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट हुई और उनको समझना है और बस आगे बढ़ना है, क्योंकि अभी भी ज़िंदगी बहुत भरपूर है, बहुत खूबसूरत है। हर रोज़ और हर साल, हर रोज़, हर महीने, हर दिन एक sort of I get these incredible experiences and incredible people। लोग आते हैं मेरी ज़िंदगी में, हादसात होते हैं मेरी ज़िंदगी में, जिनसे मैं हक्का पक्का रह जाती हूँ कि उफ़ कितनी खूबसूरत है ज़िंदगी। मतलब कि उफ़ ऐसे लोगों को मैं, और मैं मतलब वैसे तो मिलते हैं लोग और जिगरी यार बन जाते हैं, लेकिन
ट्विटर पे लोग मिलते हैं, यू नो, अब इंस्टाग्राम पे अब लोग, अब इंस्टाग्राम का मुझे अभी समझ थोड़ा सा आने लगा है। सोशल मीडिया के ज़रिए मुझे लोग मिलते हैं, और जो अब इतने साल हो गए हैं मेरे दोस्त रहे हैं, और मतलब कि फरिश्ते हैं। तो मैं चूं क्यों करूं भाई? अगर ठीक है एक ग्लिच आ गई है तो ठीक है, हर चीज़ ऐसा नहीं हो सकती जिस तरह हम चाहते थे हम अपने तसव्वुर में। तो मेरी सेहत उतनी तंदुरुस्त नहीं रही है, उतनी वो मजबूत नहीं रही जितनी sort of पहले थी। नादिया जमील, आप हमारे साथ थी, बाज़ौक़ हैं आप, प्यारी पर्सनालिटी हैं आप, और अपनी के बारे में आपने कहा कि मैं बीमार नहीं हूँ। किरण पीछे तो देखो, पीछे क्या है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? और बिल्कुल इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दर्द की दवा करे कोई। शेर तो ये था, लेकिन दर्द आपने बहुत अच्छा ऐड किया। क्योंकि आज दर्द की बात करने, मैंने दुख को दर्द में कन्वर्ट कर दिया। तो आइए, जो उठते उठते जो आई होती है ना, कभी कभी मेरे नहीं हो रही, किसी की हो जाती है अगर तो वो आउट यानी तमाम दर्दों का इलाज लिए आज डॉक्टर ईसा में फिर ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो वेरी मच। तो आज कितने दर्द? मेरे ख्याल में हम सर से लेकर पांव तक की बात कर लेते हैं, और कमर का दर्द ऊपर से कहीं मालूम होता है वाली बात करेंगे, वो भी करेंगे, और दिल के दर्द के अलावा सारी बात करेंगे। ठीक है, बाकी दर्द ठीक हो, दिल का दर्द तो आपे ठीक हो जाएगा। पहला कौन सा दर्द है? अच्छा, सबसे पहले हम बात करना चाह रहे हैं सर दर्द की। ये आप क्यों हंस रही हैं? मुझे बताइए। इसलिए ऐसी मैं ये कहना चाह रही थी, टिकटॉक के दर्द का कोई इलाज नहीं है ना? करेंगे ना, पहले वही करना। I mean, अगर किसी को उससे सर का दर्द है तो ये रेसिपी बना सकते हैं। अच्छा, सर दर्द में हम क्या करेंगे, क्योंकि मेरे पास पकाने के लिए चीज़ें नहीं है, तो नाज़रीन अपने घर में इसको पका के इस्तेमाल करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, 1 कप पानी लेंगे अगर सर में दर्द है। 1 कप पानी के अंदर तो ग्लास लिया है। हाँ, मैंने एक तादाद बताइए, क्वांटिटी बताइए। ओके। अच्छा, 1 कप पानी में हम आधा टीस्पून अदरक का पेस्ट लेंगे जो आपके घर में होता है, ठीक है जी। इसके बाद हम इसमें 1 चुटकी नमक डालेंगे। सर दर्द वाले जो हैं ये सुन लें, जब इसको ये गर्म कर कर कावा की तरह पिएंगे तो ये इंशाल्लाह कप ख़त्म होने से पहले सर का दर्द ख़त्म हो जाएगा। आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। यानी कि 1 कप पानी, आधी टीस्पून अदरक और चुटकी नमक, गरम करें, कावा बनाएं और पिएं। अच्छा, यहाँ एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा, बहुत सारे लोग मिक्स कर देते हैं सर के दर्द को और माइग्रेन को, वो फ़र्क नहीं कर पाते। तो ये किसके लिए? ये सर दर्द के लिए। अच्छा, अगर खुदा न खास्ता माइग्रेन है तो उसकी 4-3 निशानियां ज़रूर होंगी। ठीक है। माइग्रेन में होता तो सर का दर्द है, लेकिन उसका इम्पेक्ट आपके आइज़ पे आएगा, एक प्रेशर बिल्डअप होगा। अगर ये नहीं होगा तो नोजिया होगा, अगर ये नहीं होगा तो आपको शोर बुरा लगेगा, रोशनी बुरी लगेगी। इन अलामात में आपको कुछ भी है तो ये फिर आपका माइग्रेन है। ऐसी सूरत में सिर्फ आपने ये करना है, कावा तो आपने यही पीना है। एक मज़ीद चीज़ जो आपने इसमें ऐड करनी है, उसमें से आपने लेना है 2 टेबल स्पून तिलों का तेल, ये माइग्रेन वालों के लिए है। ओके। अच्छा, इसमें आपने ऐड करना है दालचीनी का पाउडर, जो कि आप ½ टीस्पून लेंगे, और इसी में इलायची छोटी जो आपके घर में होती है, उसका पाउडर बनाकर, हर अच्छी खुशबू दो आप इलायची के करीब आप इसमें पाउडर। अब देखिए, ये घर की चीजें हैं, जिसमें तिलों का तेल घर में है, दालचीनी घर में है, वाह, दालचीनी घर में, छोटी इलायची घर में। अच्छा, ये अब आप लगाएंगे इन एरियाज पर, कनपट्टियों के आसपास लगाएंगे, और ये आपने 1 कप पीना है। ये माइग्रेन में आपको रिलीव करता है। बोल दो कि अंग्रेजी टैबलेट्स या कोई भी इस पर काम ज्यादा नहीं करते, लोग बेचारे इंजेक्शन लगवाते हैं, ठीक है, दबाने के लिए। तो ये आपका सर का दर्द और माइग्रेन हमने साथ बना दिया। उसके बाद हम चलते हैं सर्वाइकल पर, ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है, पता होना चाहिए कि आपके सर्वाइकल कौन से डिस्टर्ब हैं। अच्छा, अगर आपको पता है कि सर्वाइकल है और आप डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट भी करा रहे हो, उस सूरत के बाद भी अब आपको रिलीव नहीं मिल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, घर में आपने एक ऑयल बनाना है जिसमें आपने लेना है तिलों का तेल। ओके। अगेन 50 ग्राम, ठीक है जी। कलर भी प्यारा है। हाँ जी, तिलों का तेल 50 ग्राम लेंगे। आपके घर में लहसुन होता है, उसका पेस्ट बना लें 1 टेबल स्पून। ओके। आपके घर में अदरक होता है, उसका टेबल स्पून 1 बना लें। आपके घर में अजवाइन होता है, 1 टेबल स्पून इसका डाल दें। ठीक है। इसको अच्छी तरह पकाकर
चूल्हे पर 15-20 मिनट के बाद जब ये चूल्हा बंद करके ठंडा हो जाए बोतल में ले लें और ये सर्वाइकल का जो ये एरिया है यहाँ पर और ये शोल्डर पर हल्का हल्का सा मसाज करें, प्रेस करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो हम हल्के हाथ से मसाज करें। आपका वो जो सर्कुलर मोशंस में अपवर्ड डाउनवर्ड करने नहीं, इसका कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपकी स्किन में जज्ब होना चाहिए। अंदर जाकर जो वेन प्रेस हो रही होती है उनको रिलीव करता है, तो वो थोड़ा सा बंदा काफ़ी हद तक रिलीव हो जाता है, क्योंकि इसका अचानक पेन उठता है और बड़ा ख़राब होता है। एक सवाल कर लूँ मैं आपसे, ये एक आम ख्याल है कि तेल को ना बहुत पकाएंगे तो उसके ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा? एक्चुअली तिलों के तेल को जितना भी पकाया जाए, तिलों के जो अज्जा हैं वो ज़ाया नहीं होते। बहुत सारे तेल ऐसे हैं जो पकाएं तो उसके वो जो विटामिन होते हैं वो बेकार हो जाते हैं। तो तिलों में जो हिकमत में है, तिलों का तेल है उसमें कुछ भी पका लें आप, तिलों के तेल को पकाने से इतना इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन इसकी चीज़ें जो हैं वो बड़ी ज़बरदस्त हैं। तो हम इसको दोबारा रिपीट कर देते हैं। हमने 50 ग्राम तिलों का तेल लिया था, इसमें लहसुन 1 टेबल स्पून पेस्ट लिया था, अदरक 1 टेबल स्पून लिया था और अजवाइन 1 टेबल स्पून लिया था। इसको पकाने के बाद हमने सर्वाइकल का ऑयल तैयार कर लिया था और आप इसको घर बैठे आप कर सकते हैं। वो क्यों कहते हैं कि इन तिलों में तेल नहीं? अच्छा खासा तेल तो है। हाँ, वो तिल कुछ और वो तिल और होते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर कमर का दर्द। तिल धरने को जगह नहीं, वो भी और होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं कमर के दर्द पे। कमर का दर्द जो है ये भी बड़ा एक तकलीफ दे अमल होता है। सर्टन टाइम पर मस्कुलर होता है, सर्टन टाइम पर बोन्स लोकेट भी नहीं कर पाते, आपके वो कर पाते हैं। ठीक है, प्रेस होने की वजह से है या कि वो मस्कुलर स्पैम? हाँ जी। अच्छा, इसमें पेन का नाम आप कोई भी रख दें, अगर कमर का दर्द है और किसी वजह से भी है तो उसमें आप घर में क्या कर सकते हैं, मूसली सफ़ेद आती है उसका 20 ग्राम ले लें। ठीक है जी, 20 ग्राम मूसली सफ़ेद ले लें और इसमें आपने जो ऐड करना है आंबा हल्दी। ओके, ये कोई ख़ास हल्दी है? मतलब फ्रेश भी आती है, सूखी हुई भी आती है, जो आप हर जगह से ले सकते हैं। अमूमन लोग घरों में रखते हैं इसको। मैंने कहा शायद ये कोई आम नहीं से बनती है हल्दी। ठीक है जी, ये आपने 5 ग्राम लेना है जो कि 1 टीस्पून के करीब बनेगा। और तीसरी चीज़ जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं वो है मेथी दाना। ओके, ये भी मेथी दाना हम 20 ग्राम लेंगे। ठीक है, तीनों चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी हैं। नाज़रीन के लिए फिर बता देते हैं, मूसली हमने 20 ग्राम ली थी और इसमें हमने मेथी दाना 20 ग्राम लिया था और आंबा हल्दी 5 ग्राम लिया था। इसको अच्छी तरह मिक्स करके रखें। आप ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं इसी तादाद को बढ़ा सकते हैं, सही इसी क्वांटिटी को। अब इसको मिक्स करके, हाँ जी, मिक्स करके आप इसको रख लें। आधी चमची सुबह शाम खाएं, आपका विटामिन डी पूरा करता है ये। मूसली विटामिन डी के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। और इसके अलावा जो कमर और मसल्स के पेन है हड्डियों के, उसको ये बहुत ज़्यादा रिलीव करता है। हाफ टी स्पून, आधी चमची सुबह शाम पानी के साथ ले लें। आप आराम से अपने घर में बना सकते हैं। इसके अलावा घुटनों का दर्द, अब घुटनों में ये होता है सर्टेन टाइम कॉटलेज होता है, कुछ लोग ज़ईफ़ होते हैं तो हड्डियों के दरमियान जेल नहीं होता, या उसकी वजह से खुदा न खास्ता आप नीचे नहीं बैठ सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते। तो इसमें ख़ास तौर पर जो पेशेंट है उनको अगर वज़न ज़्यादा है तो फोकस करेंगे वज़न ज़रूर कम करें। उसके लिए वो घर में कुछ कर सकते हैं, कुछ किसी डॉक्टर से रुजू कर सकते हैं, क्योंकि घुटनों के अंदर जब जेल नहीं होता, भारी आपकी बॉडी होती है, जब आप खड़े होते हो तो सारा प्रेशर घुटने पे होता है, बैलेंस नहीं रख पाते हैं, पेन होता है, स्वेलिंग बहुत हो जाती है। उसके अंदर आपने क्या करना है, बड़ा आसान सा तरीका बता देता हूँ। सूरनजान शीरी ले लें। ठीक है, सूरनजान 2 होती हैं, एक तल्ख होती है, एक शीरी होती है। तो शीरी का मकसद मीठी, ठीक है, शीरी वाली लेनी है आप। अच्छा जी, सूरनजान शीरी ले लें आप। सपोज करेंगे 20 ग्राम आपने सूरनजान शीरी ली है, तो इसमें सिर्फ आपने 5 ग्राम काली मिर्च, ठीक है, ये आप ऐड करेंगे। इन दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। आधी चमची सुबह शाम, अगर आप दूध पीते हैं तो थोड़ा सा दूध के साथ ले लें, बेटर है। अगर आप नहीं पीते हैं तो फिर आप पानी के साथ। ये वो भी लें जिनकी आवाज़ें आती हैं कड़ कड़ की, जब वो उन्हीं के लिए ऐसे लोगों को थोड़ा सा घर में भिंडी का सालन जो कि हम जला देते हैं, उसके विटामिन होते नहीं, इसको कच्चा पक्का खाएं। सही से, आप अरबी का खाएं, एलोवेरा अवेलेबल है आपके पास, तीनों में जेल है। जी जी, जितनी भी अल्लाह ताला ने जेल रखी है जिन चीज़ों में, वो आपको फ़ायदा देती हैं। लेस रखने वाली लेस रखी है, लेकिन उसमें पाए का रेस नहीं है, वो सिर्फ एक मिथ है। वो आपको मिथ से क्या लेना देना, हम तो शौक की बात करते हैं। शौक है तो खा लीजिए। अच्छा। पाए पे हौला हाथ ना रखिए। वो तो बिरयानी भी है ना, कौन सी किरण? मगज नल्ली बिरयानी। अच्छा, ये वो जो कि घुटनों के साथ साथ
एड़ी में, और खुदा न खास्ता कि अगर आपका कोई यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है, स्वेलिंग आ रही है किसी वजह से, यानी कि दर्द तो आपको वही है जो कमर में भी है, घुटनों में भी है, लेकिन इसके साथ स्वेलिंग भी है। सही। तो आप उस सूरत में क्या करते हैं, आप अपने घर में क्या बना सकते हैं, उसमें आप कस्ते शीरी अगेन ले लें 20 ग्राम, ठीक है। फिर उसमें अगेन आप मूसली ऐड करेंगे 20 ग्राम, ठीक है। और इसमें आपने 20 ग्राम तीसरी चीज़ जो डालनी है वो है इज़गंद नागोरी, ठीक है जी। ये भी इजीली मिल जाता है, जो कि नाम याद हो आपको तो आपको किसी भी पंसार की दुकान से मिल जाते हैं। देखिए मेडिसिन जो हम बनाते हैं उसमें होती हैं 10-10, 12-12 चीज़ें। ये हम आसान क्यों कर देते हैं लोगों के लिए कि भाई ठीक है, आप अगर खुदा न खास्ता डॉक्टर के पास नहीं पहुंच सकते हैं और मासेस में आपको देखा जा रहा है, आपके चैनल को गांव गोठों में देखा जा रहा है, तो वो गरीब आदमी नहीं जा सकता हर आदमी, तो वो घर में बैठकर और इवन अगर कोई जा भी रहा है तो ये आप एडिशनल, इसका नुकसान तो है नहीं, कोई नहीं, फायदा ही होगा, ठीक है जी। और इसमें आप थोड़ी सी सौंठ ऐड कर दें, सही। यानी कि सब चीज़ें आपने अगर 20-20 ग्राम ली हैं तो आप 5 ग्राम उसमें सौंठ ऐड कर लें, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, और उसके बाद फिर आप इसको आधी चमची सुबह शाम ले लें। ये घुटनों के लिए, कमर के लिए, टांगों के लिए, और वो जो पिंडली में खिंचाव होता है उसके लिए भी बहुत अच्छा है, इसको कर सकते हैं। हाँ जी। अच्छा, यूरिक एसिड होता है तो फिर उसमें लाल चीज़ों को आप अवॉइड कर लें, जैसे बड़ा गोश्त है, लाल दाल है, और वो बीन्स आते हैं लाल, लोबिया वगैरह, इस तरह की जो रेड चीज़ें हैं, या सब्जियों में चुकंदर है, या फ्रूट में अनार है, तो जो रेड चीज़ें हैं, रेड वैसे भी खतरे की निशानी है, स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए। अच्छा, ये एक ऐसा दर्द बता रहा हूँ जो मतलब जिसका मुझे पेन बहुत ज़्यादा होता है, और ये स्पेशली उन माओं के लिए, उन बहनों के लिए जिनको ये नोटिस करना चाहिए। बच्चियाँ 18-20 साल की हैं, उनको आप देखें तो उनको कमर की शिकायत है, दर्द की, घुटनों में दर्द है, आप 2 घंटे उनसे काम नहीं करा सकते। 20 साल 25 साल कोई उम्र नहीं है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि वो बेचारे पेरेंट्स भी ये समझ रहे हैं कि इसको दर्द है, और डॉक्टर भी दर्द की दवाई दे देता है, क्योंकि ये बीमारी डायग्नोज नहीं होती, या मशीन में नहीं ढूंढ सकते हैं इसको, और हर इस बीमारी को पकड़ नहीं सकता। ये मैं इसलिए मजबूरन बता रहा हूँ कि ये माओं को स्पेशली, क्योंकि मुझे पता है कि जब ये बीमारी रहती है, जब आप 30 साल 35 साल क्रॉस इफेक्ट होते हैं, बड़े खराब होते हैं, या से बाकी जिंदगी फिर आप डॉक्टर के साथ गुजारते हैं। तो इसके अंदर सिंपल पहले समझ लें कि निशानियां बता देता हूँ। जो बच्ची, उसके अंदर एक चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा है, खाना कम खाती हैं, पानी पीने की चोर हैं, सोचती बहुत हैं, 100% इसको ज़्यादातर लिकोरिया की शिकायत होती है। ऐसे में पेरेंट्स बड़े परेशान होते हैं, वेट नहीं बढ़ता। आप फ़ौरन 2 चीज़ें आप मंगा लें, जड़ बधारी और सिंगाड़ा। जड़ बधारी, सिंगाड़ा हम वज़न मिलाकर पाउडर कर लें, आधी चमची सुबह शाम इस बच्ची को खिला दें, ठीक है। 5-6 महीने खिलाते रहें, अल्लाह ताला ने चाहे इसको सुकून और आराम मिल जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच, आप हमारे साथ थे।